टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि एक तो राइट एज हो। मिनिमम एज क्या है टर्म इंश्योरेंस लेने की और मैक्सिमम एज क्या है? टर्म इंश्योरेंस चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ होनी चाहिए, जो इसकी कंसल्टेशन मिले वो भी एक्यूरेट, एग्जैक्ट और वर्दी होनी चाहिए। मेजर इलनेस हो चुकी है, क्रिटिकल इलनेस हो चुकी है, उसको टर्म इंश्योरेंस डिक्लाइन हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस लेने की सही सम एश्योर्ड क्या है? जो भी टर्म प्लान लिया है तो अपनी फैमिली को उसके बारे में ज़रूर एजुकेट करें। Most people buy term insurance thinking they are protected, but real protection comes with right cover. किस एज में लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, सही कवर क्या होना चाहिए, लिमिटेड टर्म पे या फुल टर्म पे, राइडर्स यूजफुल हैं या सिर्फ मार्केटिंग, और लमसम पे आउट बेटर है या फिर मंथली इनकम। आज हम टर्म इंश्योरेंस को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे और जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के इनसाइट्स को। हमारे साथ हैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट वेदांत कौशिक, जिन्होंने हमें बताया किस एज में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या सम एश्योर्ड होना चाहिए और किस तरीके से प्रीमियम पे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बात वेदांत कौशिक जी के साथ। सर, टर्म इंश्योरेंस लेने की सही एज क्या है और सही सम एश्योर्ड क्या है? टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जितनी ज़्यादा यंग एज में जितनी जल्दी लिया जा सके वो एज सबसे सही एज है। टर्म इंश्योरेंस ले लें 24 साल की एज में, 25 साल की एज में, जब भी अर्निंग शुरू हो जाए टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले प्लान करें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस यंग एज में लेने के फ़ायदे ये है कि प्रीमियम बहुत कम जाएगा। अगर कोई 25 साल की एज में टर्म इंश्योरेंस शुरू कर रहा है, पहली चीज़ तो उसका प्रीमियम कम होगा। दूसरी बात, अगर वो 15 साल तक प्रीमियम देगा तो यानी 15 साल बाद उसकी एज कितनी हुई? 40। तो 40 ईयर्स तक जब उसे प्रीमियम देना है 15 साल, तब तक वो यंग है और अर्निंग है, यानी वो ये एक्सपेंस जो है टर्म इंश्योरेंस का, प्रीमियम जो एनुअली देना है, वो आसानी से पे कर सकता है। तो जितना जल्दी ले लें, जितनी कम एज में ले लें, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जब 25 साल का कोई बंदा है, उसने सम एश्योर्ड लिया 1 करोड़ का, लेकिन जब वो 50 साल या 60 साल का होगा तो शायद 1 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी। बिल्कुल 1 करोड़ की वैल्यू हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन है, कम हो जाए। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि एक तो राइट एज हो। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड डिपेंड करता है इनकम पर। ज़्यादातर मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए पर्सन की चाहिए होती है, जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, जो उसकी एनुअल इनकम है। तो 5 लाख से 7 लाख ये वेरी करता है, यानी कि 5 लाख से 7 लाख की इनकम तो चाहिए ही। 20 टाइम्स टू 35 टाइम्स तक सम एश्योर्ड मिल जाता है। इनकम पहली एलिजिबिलिटी है कि इनकम हो, उसका 20 टाइम्स या 35 टाइम्स मिलेगा। वो तय करेगा कि 1 करोड़ मिल पा रहा है, 1.5 करोड़ मिल पा रहा है या 2 करोड़ सम एश्योर्ड मिल पा रहा है। कितने ड्यूरेशन के लिए लें? सम एश्योर्ड का, टर्म प्लान का जो पर्पस है वो ये है कि जब तक फैमिली की ज़रूरतें हैं, लाइबिलिटीज़ हैं एक पर्सन के ऊपर, तब तक उसका टर्म इंश्योरेंस चले। तो 60 या 65 साल की एज तक का टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा प्लान बना देता है, एक अच्छा ड्यूरेशन है। 65 साल की एज तक मैक्सिमम बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाती है, शादियां हो जाती हैं, अगर कोई लोन लिए हुए हैं, कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं, देनदारियां हैं, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इतना ड्यूरेशन रखें टर्म इंश्योरेंस के लिए। कोई ऐसा फॉर्मूला है सर कि हम अपनी नीड्स के हिसाब से या अपनी इनकम के हिसाब से सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर सकें? ये तो बहुत आसान है। हर कोई जानता है कि इनकम कितनी है और हर कोई जानता है कि उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी है। हम पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस शीट नाम का एक शब्द, एक टर्म यूज़ करते थे बैलेंस शीट, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो बैलेंस शीट के एक साइड लायबिलिटीज़ का टोटल होता था, एक साइड एसेट्स का टोटल होता था। दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी एसेट्स का काम क्या है कि जो लायबिलिटीज़ है वो उसको कवर कर ले। सेम टर्म इंश्योरेंस पर भी लागू होता है। जितनी लायबिलिटीज़ है वो हमारे सम इंश्योर्ड में कवर हो जानी चाहिए। उसके साथ ही अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, वो भी हमारा टर्म इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड कवर कर ले, तो हमारा टर्म इंश्योरेंस कंप्लीट है। बिना इन दोनों एस्पेक्ट्स के पूरा हुए टर्म इंश्योरेंस में ज़रूरत रह जाती है और सम इंश्योर्ड लेने की। मिनिमम एज क्या है टर्म इंश्योरेंस लेने की और मैक्सिमम एज क्या है? कोई भी एडल्ट 18 ईयर्स एंड अबव टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि अर्निंग मेंबर हो। कुछ कंपनीज में 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है फॉर अ सैलरीड पर्सन। फॉर बिजनेसमैन मिनिमम इनकम प्रूफ मांगते हैं 7 लाख एंड अबव।
तो ये दूसरी एलिजिबिलिटी है। तीसरी एलिजिबिलिटी जो खुद किसी पर्सन के हाथ में भी हो सकती है, वो उसको देख सकता है कि वो कितना हेल्दी है। कोई भी पर्सन जिसके साथ कोई ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई मेजर इलनेस हो चुकी है, क्रिटिकल इलनेस हो चुकी है, उसको टर्म इंश्योरेंस डिक्लाइन हो जाता है। ओके। तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हर कोई जो भी हेल्दी है वो टर्म इंश्योरेंस इजीली ले सकता है। जिसको कोई मेडिकेशन शुरू हो गया हो, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका हो, क्रिटिकल इलनेस हो चुकी हो, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस या तो महंगा हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा। स्मोकर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना या तो मुश्किल होता है या फिर उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इंश्योरेंस लेने के टाइम पे वो झूठ बोलते हैं कि हम स्मोक नहीं करते। कई बार टेस्ट होते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो क्या उनको क्लेम लेने में कोई दिक्कत आएगी? जिसका टर्म इंश्योरेंस है वो तो क्लेम ले ही नहीं पाएगा, बिल्कुल। उसका कोई लीगल हेयर ही क्लेम लेगा। तो टर्म इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तब ये ध्यान रखना है कि क्लेम लेने लीगल हेयर जाएगा, पॉलिसी होल्डर नहीं जाएगा। तो लीगल हेयर को परेशानी ना हो। तो कोई भी अगर ऐसा डिस्क्लोजर है जो करना चाहिए, जो लगता है, चाहे वो स्मोकर हो, अल्कोहलिक हो, या अगर बीपी भी है, डायबिटीज़ है, तो वो प्लीज़ डिस्क्लोज कर दे, जिससे कि आने वाले समय में जब क्लेम होना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर क्लेम हुआ तो जो लीगल हेयर उस क्लेम के लिए प्रोसेसिंग करेगा उसको परेशानी ना हो। आज थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए हम अपना पूरे लाइफ का प्रीमियम गंवा सकते हैं। अभी टोबैको, अल्कोहलिक या किसी छोटी डिजीज़ जैसे बीपी हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया, उससे थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ क्लेम ईजिली मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं डिस्क्लोज करा और क्लेम में कोई प्रॉब्लम आई, तो वो प्रीमियम इतने सालों तक जो दिया, 15 साल तक, 20 साल तक, जो लाखों रुपया कंपनी को दे दिया, वो भी गया और क्लेम भी नहीं मिलेगा। सर, कुछ इंश्योरेंस ऑप्शन देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, लेकिन आपका जो कवरेज है वो 60 साल की एज तक या 80 साल की एज तक रहेगा। तो क्या बेनिफिशियल रहता है, उस टर्म के लिए पेमेंट करना या फिर ईयरली पेमेंट करना? डिपेंड करता है, जो टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाह रहा है उनकी अर्निंग कैपेसिटी पर, उनकी इनकम पर भी ये डिपेंड करता है। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अगर बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड रखी जाए, 12 साल तक प्रीमियम देना है या 15 साल तक देना है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब तक अर्न करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तब तक अर्न कर रहे हैं और प्रीमियम भी दे पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि रेगुलर प्रीमियम दिया जाए, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म। वहाँ पर ईयर प्रीमियम कम जाएगा, लेकिन प्रीमियम पेमेंट का स्पैन बढ़ जाएगा। वो हो सकता है 25 साल तक हो, 30 साल तक हो या 35 साल तक, जब तक कि इंश्योरेंस कवरेज दे रही है तब तक वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वहाँ प्रीमियम कम रहेगा। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। जो पॉलिसी खरीदना चाह रहा है उनको क्या बेनिफिशियली लगता है अपने लिए, अपनी इनकम के हिसाब से। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो मुझे लगता है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म अच्छा है। अगर बिजनेस क्लास है तो मैं ऐसा सोचता हूँ वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी रख सकते हैं, उसके अलावा वो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म भी रख सकते हैं। सर, 2 या 3 ऐसी बातें हमें बता दीजिए जो टर्म इंश्योरेंस लेते हुए हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इन्फ्लेशन। जो आज सम एश्योर्ड ले रहे हैं, क्या वो आने वाले सालों में सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर्स। अपने से रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस हैं तो वो डिस्क्लोज ज़रूर करें अपने एडवाइज़र को, और ये सुनिश्चित करें कि एडवाइज़र या कंपनी में जो भी मैनेजर है वो उसको डॉक्यूमेंटेड करें पॉलिसी बनाते वक्त। अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो उसी समय पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर ये चीज़ बाद में पता चली, कंपनी के पास कहीं से भी नोटिस में आई, तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा। तो दूसरा डिस्क्लोजर हो गया। तीसरा, प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो ये ध्यान में रख के पे करा जाए कि आने वाले समय में जब तक प्रीमियम देना है वो कंटिन्यूअसली दे पाएंगे या नहीं। तो सम एश्योर्ड और प्रीमियम उतना ही सेलेक्ट करें। हो सकता है 10 साल तक 50,000 रुपये का प्रीमियम दे पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि 10 साल बाद
50,000 रुपये का प्रीमियम शायद ना कंटिन्यू कर पाऊँ, तो सम इंश्योर्ड और प्रीमियम उतना सेलेक्ट करें, उसी तरह का प्लान लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और कंटिन्यू कर पाएँ, तभी टर्म प्लान का बेनिफिट मिल सकता है। सर हमने सिर्फ एक ही वर्ड सुना है, टर्म प्लान। क्या इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं? आज के समय में 3 तरह के टर्म प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। एक नॉर्मल टर्म प्लान जिसमें प्रीमियम देना है और सिर्फ रिस्क कवर है, वापस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा है रिटर्न ऑन प्रीमियम टर्म प्लान, जहाँ पर प्रीमियम दिया और पॉलिसी टर्म के बाद अगर इवेंट नहीं अकर हुआ, यानी डेथ नहीं हुई, तो प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। तीसरा बिल्कुल लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कॉन्सेप्ट को, टर्म विद मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी यहाँ टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम तो है ही, साथ में उसी इंश्योरेंस का एक प्रीमियम इक्विटी या यूलिप में इन्वेस्ट हो जाता है और यहाँ पर रिटर्न भी मिलता है। तो तीनों ही तरह के प्लान है, जो सूटेबल लगता है, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है, वो ले लेना चाहिए। और सर कवर भी मैंने देखा है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के दे रहे हैं। कुछ 60 साल तक कवर कर रहे हैं, कुछ 75 साल तक कर रही हैं, कुछ 80 साल तक भी कर रही हैं। तो ऐसी क्या एज हम डिसाइड करें कि इस एज तक हमें कवर रखना चाहिए? एज या ड्यूरेशन वो तय करें जब तक लायबिलिटीज़ या फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड है, तब तक लें। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टर्म इंश्योरेंस की ड्यूरेशन लेना, जैसे 80 साल, 90 साल, 95 साल, वो एक स्मार्ट तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए जब प्रीमियम देंगे तो एक तो प्रीमियम ज़्यादा जाएगा और 60 साल के बाद या 65 साल की एज के बाद जब बच्चे काबिल हो गए हैं, अपनी अर्निंग खुद कर रहे हैं, अपना खर्चा खुद चला रहे हैं, उनकी अपनी फैमिली है, तब उन्हें इस टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस समय ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस कवर की। तो जो प्रीमियम इतना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस में देने की बजाय 90 ईयर्स 80 ईयर्स तक, उससे बेटर है वो अमाउंट आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लो और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो उसे कहीं और इन्वेस्ट करो। जो आपने सर बताया कि अभी कई टाइप के टर्म प्लान होते हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह भी होते हैं कि आपको रिटर्न मिलने लगती है, तो क्या उस प्लान में कोई एग्जिट टाइम भी होता है? एग्जिट टाइम होता है, टर्म इंश्योरेंस में एग्जिट ऑप्शन होता है। जैसे कि 60 ईयर्स की एज पर कोई एग्जिट करना चाहता है तो ये ऑप्शन 60 ईयर्स की एज पर ही शुरू होगा। 65, 70, 75 की एज तक कभी भी एग्जिट कर सकता है। उसमें बस इंटीमेशन का ड्यूरेशन होता है जो कंपनी को पहले ही कर देना चाहिए। कुछ कंपनीज में वो 5 साल पहले है। मान लीजिए पॉलिसी का ड्यूरेशन है, जब पॉलिसी ख़त्म होगी 70 ईयर्स की एज पर, तो 65 ईयर्स की एज पर कंपनी को इंटीमेट कर दिया जाए कि हम एग्जिट करना चाहते हैं, यानी 5 साल पहले। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल करिए और टर्म प्लान से एग्जिट कर लीजिए। सर टर्म इंश्योरेंस में भी राइडर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो वो कौन कौन से ऑप्शन हैं और उसमें से बेनिफिशियल कौन कौन से हैं आपके हिसाब से? राइडर्स बेनिफिशियल होते हैं किसी किसी के लिए। नीड है कस्टमर की कि उसको कौन सा राइडर अपने लिए सूटेबल लगता है, अब वो नीड असेस करी जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या होता है, एक एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाता है जो हमारा बेस सम इंश्योर्ड है टर्म का, उसके एडिशन में। अब ये कहाँ पर ज़रूरी है या कहाँ पर लेना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की फैमिली में कोई क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री चलती आ रही है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनके घर में, परिवार में, किसी घर में कैंसर ज़्यादा होता है, तो उनको क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए। यहाँ पर ये राइडर यूज़फुल है, तो टर्म प्लान के साथ ही ले लें। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं जाता, लेकिन कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राइडर्स काम आते हैं, लेकिन राइडर भी सोच समझ कर सेलेक्ट करें कि ज़रूरत किसकी है और किसकी नहीं है। कहीं ना कहीं सर जब हम राइडर्स लेते हैं या अपने बेनिफिट्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, प्रीमियम बहुत हाई चला जाता है, उससे कैसे बचा जाए? एडवाइज़र्स कहेंगे कि आपका एक प्लान में प्रीमियम आ रहा है 20,000 रुपये, दूसरे प्लान में आ रहा है आपका 38,000 रुपये, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है कि उस 38,000 की उसको ज़रूरत है। प्रीमियम तो पहले कम वहीं हो जाता है जब यंग एज में लिया जाए, तो प्रीमियम कम ही आएगा। ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि जो हमें टर्म प्लान बताए जा रहे हैं, एक नॉर्मल टर्म प्लान, एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान,
रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान में प्रीमियम ज़्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ प्रीमियम कंपनी को रिटर्न भी करना है, जीएसटी माइनस कर दीजिए। ये देखना ज़रूरी है क्या रिटर्न ऑफ प्रीमियम की वाकई में ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए। अगर लगता है कि मेरा काम नॉर्मल टर्म प्लान से चल सकता है और ये मेरे लिए अच्छा है, चल ही नहीं सकता, मुझे अच्छा कवरेज देगा नॉर्मल टर्म प्लान, मैं इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं पे कर सकता, ऐसा क्लाइंट अगर सोचे तो नॉर्मल टर्म प्लान ले, वहाँ प्रीमियम कम रहेगा। ठीक। तो अच्छे से समझ कर, अच्छी कंसल्टेशन लेकर टर्म इंश्योरेंस खरीदें, जिससे कि बाद में ऐसा ना लगे कि प्रीमियम हमने ज़्यादा दे दिया लेकिन कवरेज कम है। प्रीमियम और कवरेज भी मैच कर लेना चाहिए। एक और टर्म प्लान है जहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं, मार्केट लिंक टर्म प्लान होता है, एक पोर्शन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, उसका प्रीमियम ज़्यादा आएगा ही आएगा, काफ़ी ज़्यादा आता है बाकी दो टर्म प्लान्स के मुकाबले, लेकिन वहाँ रिटर्न मिल रहा है। तो अगर ये चाहते हैं कि हमें रिटर्न भी मिल जाए तो फिर ये टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बहुत अच्छा है। यूलिप में वैसे भी या म्यूचुअल फंड्स में वैसे भी लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो एक पोर्शन यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक बेनिफिट ये मिलता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट मिल रही है यूलिप में या म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पर अगर कोई 2,50,000 तक का प्रीमियम दे रहा है तो उसके रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं। तो जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में या एसआईपी के माध्यम से टैक्सेबल हो सकते हैं, वो यहाँ टैक्स फ्री लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि कहीं हम ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे और जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो हमारे काम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एक सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता है, पॉलिसी लेने जाएं तो ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें? पॉलिसी ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है, पॉलिसी ऑफलाइन भी खरीदी जा सकती है। आप पर्सनली जिस पर भरोसा करते हैं उसी से पॉलिसी लीजिए। जनरली लोग कंपनीज के एडवाइजर्स पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सनली जानते हैं, और टर्म इंश्योरेंस के लिए भी अच्छा बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। तो कोई टेलीफोन पर टेलीफोनिकली हमें बता रहा है कि ऐसा टर्म इंश्योरेंस है, हम उससे कैसे खरीदेंगे? ठीक है, पर्सनली हम जिसे जानेंगे हम उससे टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से कंसल्ट करेगा, सही चीज़ बताएगा वो एडवाइज़र, और हमारी नीड्स को समझेगा। क्योंकि ये एक बहुत लंबा टर्म इंश्योरेंस चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ होनी चाहिए, जो इसकी कंसल्टेशन मिले वो भी एक्यूरेट, एग्जैक्ट और वर्दी होनी चाहिए। तो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि किसी एडवाइज़र के थ्रू ही टर्म इंश्योरेंस खरीदा जाए। सर इंडिया की बात करें तो 10 से 15 बड़ी कंपनीज हैं जिनके टर्म प्लान अवेलेबल है मार्केट में। एक आम इंसान कैसे डिसाइड करे कि कौन सी कंपनी का प्लान लेना चाहिए? किसी भी कंपनी का टर्म प्लान जब लेना हो और कन्फ्यूजन ये दिमाग में हो कि किस कंपनी का टर्म प्लान हम खरीदें, तो जो कंपनीज ऐसी हैं जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, जिनकी नेटवर्थ अच्छी है, और जिनका एडवाइज़र बेस अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, उन्हीं कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लें। कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन सिलेक्ट करें। अगर मैं कुछ नाम बोलूं तो कुछ नाम टर्म इंश्योरेंस से दिमाग में आ जाते हैं, जैसे एक सबसे हमारी पुरानी कंपनी LIC, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, मैक्स, ये कंपनीज एकदम क्लिक करती हैं क्योंकि ये अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ से टर्म इंश्योरेंस लें, अपनी एडवाइज़र से कंसल्ट करें, उससे चॉइसेस भी पूछें कि उसके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं। ऐसा ना हो कि शायद एक ही कंपनी का टर्म प्लान वो दे आपको, और ये भी हो सकता है कि उनके पास 2 या 3 कंपनीज के टर्म प्लान आपके लिए अवेलेबल हो। तो जो आपको ज़्यादा सस्टेनेबल, स्टेबल कंपनी लगती है उसी का टर्म प्लान लें। सर हम टर्म प्लान तो ले लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं प्लान ले लिया, फैमिली को नहीं बताया, जब बेनिफिट लेने की बारी आई, क्लेम लेने की बारी आई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस ले रहा है बंदा वो अपनी फैमिली वाले को बताए? क्या क्या उनको पता होना चाहिए? जो भी टर्म प्लान लिया है, जो भी इंश्योरेंस लिया है, उसको अपनी फैमिली को उसके बारे में ज़रूर एजुकेट करें। अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं कि कितना सम एश्योर्ड है, कौन सी कंपनी से लिया है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि जिसका टर्म इंश्योरेंस है वो तो रहेगा नहीं, उसके बाद उसकी फैमिली को ही उसका बेनिफिट मिलना है। तो फैमिली को ही और लीगल हेयर्स को सबको पता होना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस है फैमिली में किसी का, और
उसको अवेल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या क्या करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंश्योरेंस चल रही है लेकिन उनकी फैमिली को पता नहीं, वो एक्सपायर हो गए और उनका अमाउंट कंपनीज के पास है। कंपनीज तो चाहती हैं कि लें कोई आकर, लेकिन जब फैमिली को ही नहीं पता तो फैमिली क्लेम ही नहीं कर पा रही है, और वो अमाउंट कहाँ है, वो सब कंपनीज के पास ही है। और कोई एक कंपनी तो है नहीं कि वहां जाके पता कर लो भाई इंश्योरेंस था या नहीं, पता बिल्कुल नहीं कौन सी कंपनी से करा रखा है। बिल्कुल। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी कुछ कॉपीज बना के रखें, वो कॉपीज फैमिली में किसी और फैमिली मेम्बर के पास भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है अपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में फैमिली को एजुकेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमसे आपने बात की, बताया कि टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कब लेना चाहिए, कोई मिसहैपनिंग होती है तो फैमिली को क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू नितिन जी Thank सो you. मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।